अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, वो है कलर एंड मिस्ट्री ऑफ लाइट। किस तरह मुख्तलिफ कलर जो होते हैं, ठीक है, वो आपस में मिलकर मुख्तलिफ लाइट्स की जो फॉर्म्स होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पिक्सल पिक्सल क्या होता है। पिक्सल एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें से कि आप ये समझ लें कि रोशनी शॉवर की सूरत में बाहर नज़र आती है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें आप कि जी स्क्रीन में जितने ज़्यादा पिक्सल होगी उतनी ही वो चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, या जित कोई भी अगर आप मूवी वगैरह या पिक्चर वगैरह देखते हैं, ठीक है, वो क्लियर कब होती है अगर उसमें नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ की जो स्क्रीन होती है, ठीक है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या आप वो टीवी वगैरह हो, अगर तो उसके नंबर ऑफ़ पिक्सल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पिक्सल ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो उसका रिज़ल्ट जो होगा वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इसकी पिक्सल्स की बात करते हैं। जिस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए, ठीक है, मोबाइल वगैरह पे मेगा पिक्सल ये इस तरह का जो कैमरे की बात की जाती है, तो इसकी वजह यही होती है क्योंकि कि उसके अंदर लाइट्स की सूरत में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की सूरत में लाइट फोड़ती है। ठीक है, शावर की सूरत में बाहर की तरफ निकलती है, तो जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। अगर किसी भी चीज़ की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होंगे, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा उसके क्या होगी कि उतनी उसका रिज़ल्ट जो होगा वो क्लियर होगा। तो पिक्सल जो होते हैं वो एक ग्रिड की सूरत में, जिस तरह आप ये कह लें कि एक टेबल की सूरत में, ठीक है, पॉइंट्स में वो पूरी स्क्रीन के ऊपर उनको एक तरतीब के साथ इस तरह रखा जाता है कि जो भी आप चीज़ प्ले वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो उन पिक्सल्स के ज़रिए रोशनी की सूरत में आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आती है। तो ये थे पिक्सल। ठीक है, यानी कि कोई भी लाइट की सूरत में चीज़ जो होती है वो रोशनी जो पॉइंट्स में से बाहर की तरफ आती है उसको पिक्सल का नाम दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कलर्स की। कलर्स क्या होते हैं? कलर बेसिक तौर पर तीन कलर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन जो होते हैं ये बेसिक कलर होते हैं। बाकी आगे जितने भी कलर्स होते हैं वो इन सब से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, इनको हम प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं। इसकी मेन रीज़न क्या है? क्योंकि आम तौर पर यही बाकी जितने भी कलर्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होते हैं, ये जितने भी कलर्स आप बनाते हैं उनकी बुनियाद यही तीन कलर्स होते हैं। तो इसी से मिलकर फिर आगे मुख्तलिफ इसकी कलर्स की जो स्कीम वगैरह होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसी को यूटिलाइज करते हुए आगे मुख्तलिफ तरह के वो कलर वगैरह उसको हम बेच देते हैं। तो इसलिए इन वो यही तीनों कलर्स को इस्तेमाल करते हुए हम आगे मुख्तलिफ तरह के और भी कलर्स बना सकते हैं। तो ये इसी वजह से इनको प्राइमरी कलर्स का नाम दिया जाता है। तो RGB बेसिक तौर पर ये तीन कलर्स होते हैं। ठीक है, इनकी मुख्तलिफ तरह की इंटेंसिटीज़ वगैरह यानी शिद्दत वगैरह कम या ज़्यादा करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिजिटाइजिंग साउंड, यानी किस तरह हम किसी भी साउंड को डिजिटल सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई भी आवाज़ वगैरह सुनते हैं वो किस तरह सुनते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो आवाज़ जब भी पैदा होती है वो वाइब्रेशन की वजह से ही पैदा होती है। यानी कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन की वजह से उसमें आवाज़ पैदा होती है। जब कोई भी इंसान वगैरह बोलता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसके जो सामने वाली हवा होती है वो कंप्रेशन और रियरफेक्शन की क्या करती है कि मुख्तलिफ तहें बनाते हुए वो आगे की तरफ मूव करती है। तो लिहाजा क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी तो उसके वाइब्रेट करने की वजह से ही आवाज़ जो होगी वो पैदा होगी, अदरवाइज़ वो आवाज़ पैदा नहीं होगी। तो एक इंसान जब बोलता है, ठीक है, वो उसकी आवाज़ दूसरे इंसान तक जाती है। तो वो किस तरह जाती है? जब वो बोलता है तो क्या होता है कि उसके जो सामने वाली हवा होती है
वो आगे की तरफ दबना शुरू हो जाती है, जिसको कंप्रेशन का नाम दिया जाता है। फिर वो क्या करती है कि वो इंसान के कान के अंदर जाती है, ठीक है। वहाँ पे एक पर्दा लगा होता है कान के अंदर, जिसको एयर ड्रम का नाम दिया जाता है। जब ये वाइब्रेशन वगैरह इंसानी कान के पर्दे के साथ टकराती हैं, तो उसके साथ टकराने की वजह से क्या होता है कि आगे वो पर्दा वाइब्रेशन करता है। वाइब्रेशन करने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर, कान के अंदर आगे 3 छोटी छोटी हड्डियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है। वो पर्दा उनके साथ टकराता है और टकराने की वजह से उन हड्डियों के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, ठीक है। और वो काकुलिया से होती हुई आगे दिमाग तक जाती है, ठीक है, जो कि इसकी आवाज़ की ट्रांसलेशन वगैरह करता है। तो ये कि कोई भी जो इंसान होता है वो किसी दूसरे इंसान की आवाज़ सुनता है, तो वो इसी मेथड के तहत उसको सुन सकता है। उसके बाद आ जाती है इसकी फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? अगर फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रिक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी किसी भी एक पॉइंट में से गुजरने वाली जो वेव्स की तादाद होती है, ठीक है, उसको हम फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं। बाय डेफिनेशन तब भी कोई ज़ाहिर है, अब कोई भी जो कोई आवाज़ वगैरह किसी पॉइंट में से गुजरती है, तो उसको जितनी ज़्यादा वो एक सेकंड में से उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, यानी उसके नंबर, कह लें कि नंबर ऑफ़ वेव्स जो होंगे वो किसी भी जगह से एक सेकंड के अंदर चेंज होंगे, या किसी भी जगह से एक पॉइंट में से वो गुजरेंगे, तो उसको हम फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं। तो इंसानी कान जो होता है वो मैक्सिमम 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ें सुन सकता है, ठीक है। हर्ट्ज़ जो होता है ये फ्रिक्वेंसी का एक यूनिट होता है, यानी इतनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें जो होती हैं वो कोई भी जो इंसान होता है उसको वो सुन सकता है। उसके बाद आ जाती है एनालॉग। एनालॉग क्या होती है कि एनालॉग कोई भी एक ऐसी वेव की या किसी भी चीज़ जिसको हम वेव फॉर्म की सूरत में इसको ज़ाहिर करते हैं। एनालॉग चूँकि इसकी वैल्यू जब भी एनालॉग मकदारों की हम बात करते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ की बात हम जब भी करेंगे, तो इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। वो ये नहीं होता, अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में वैल्यू जो होती है वो या तो ज़ीरो होती है या फिर वो 1 होती है। लेकिन जब एनालॉग होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। वो प्लस में भी हो सकती है, वो उसके बाद वो माइनस में भी हो सकती है। तो इस वजह से एनालॉग में जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी मकदारें जो होती हैं वो कंटिन्यूसली, ठीक है, चेंज होती रहती है। यानी जिस तरह एक वेव होती है, ठीक है, वेव्स की सूरत में क्या होता है कि वेव्स होती है, अगर वेव्स के ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट की हम बात करें तो हर पॉइंट पर उसकी मकदार जो होती है वो चेंज होती है। तो इस वजह से एनालॉग की जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है कि वो टाइम बाय टाइम उसको वो चेंज होती रहती हैं। उसके बाद आ जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आमतौर पर माइक्रोफोन को हम ट्रांसड्यूसर का नाम भी देते हैं, ठीक है। ट्रांसड्यूसर इसको किस वजह से कहा जाता है? माइक्रोफोन को ट्रांसड्यूसर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि ये आवाज़ के सिग्नल्स को आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो इसी वजह से माइक्रोफोन को ट्रांसड्यूसर का नाम भी दिया जाता है। तो इसका काम क्या होता है कि ज़ाहिर है बात, जब भी हम क्या करते हैं माइक्रोफोन में बोलते हैं, तो वो क्या करता है कि वो हमारी आवाज़ को क्या करता है कि आगे जो साउंड वेव्स होती है उनको आगे इलेक्ट्रिकल वेव्स में तब्दील करता है, ठीक है। फिर मुख्तलिफ वो तार वगैरह से जो भी आपने चैनल वगैरह उसका रखा हुआ होता है, ठीक है, जिसके साथ आपने लगाया हुआ होता है माइक वगैरह, जो अपना माइक्रोफोन है, वो उसमें से गुजरते हुए क्या करते हैं कि जब एम्पलीफायर के पास या कह लें कि कन्वर्टर के पास जाती हैं, ठीक है, वो दोबारा से क्या कर देता है कि उसको जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसको वो दोबारा वेव फॉर्म की सूरत में तब्दील कर देता है। या जब भी आपकी जो आवाज़ जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील होती है, जब भी वो स्पीकर के पास स्पीकर में जाएगी, तो स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर उसकी आवाज़ को चेंज करके स्पीकर उसकी आवाज़ को चेंज करके वो क्या करेगा कि उसको आगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्पीकर को मिलेगा वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिकोड करता है, ठीक है, और उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे आवाज़ की से वेव्स यानी साउंड वेव्स में तब्दील करता है, जिसकी वजह से वो आवाज़ होती है वो स्पीकर से बाहर की तरफ निकलती है। उसके बाद आ जाता है एडीसी। एडीसी का ये एब्रीविएशन होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर,
ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये एनालॉग जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको ये डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो भी एनालॉग अब साउंड वेव्स जो होती है वो एनालॉग की सूरत में होती हैं, लेकिन इसका काम क्या होता है कि वो उसको बिट्स की सूरत में, ज़ीरो या वन की सूरत में वो उसको कन्वर्ट करके वो आगे भेजता है। तो जिस वजह से आजकल चूँकि ज़्यादातर डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी वजह से ये डिजिटल कन्वर्टर जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आवाज़ को, वेव्स को इसने पहले डिजिट्स की सूरत में कन्वर्ट करना होता है, और फिर आगे वो क्या करता है कि ज़ाहिर है फिर वो डिजिट जो होते हैं दोबारा, जा ज़ाहिर है अब कोई भी जो आगे उसके आगे चीज़ होती है जिसके कि उसने आवाज़ को ट्रांसलेट करना होता है, वो डिजिट्स की सूरत में इतनी ज़्यादा नहीं वो कह सकते कि वो प्रेफरेंस होती है उसकी, या वो इतनी इजीली डिजिट्स को रीड नहीं कर सकती। तो फिर इसके लिए फिर आगे क्या होता है कि एक और कन्वर्टर लगाया जाता है जिसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का नाम दिया जाता है। ठीक है। जब ये समझ लें कि माइक्रोफोन के ऊपर या कोई भी जो आपने स्पीकर वगैरह जो लगाया हुआ होता है, ठीक है, या कोई भी जो एम्पलीफायर आप यूज़ करते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करता है कि ये जितना भी आपका डिजिटल डाटा होता है वो उसको एनालॉग डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो कि साउंड की वेव्स होती हैं वो दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट होकर हम तक पहुंचती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आखिरी लेक्चर है। ठीक है। क्योंकि ये आपकी आउटलाइन में शामिल था, तो इस वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इसमें करवाने की कोशिश की है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर होगा वो सारे का सारा एमसीक्यूज़ टाइप होगा, तो लिहाजा अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर आपको लिहाजा उसकी ब्रीफ रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। यानी कि एमसीक्यूज़ वगैरह ज़्यादातर अक्सर इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होंगे आपके पेपर में। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको जितना भी मैंने पढ़ाया, ठीक है, उसको आपने ध्यान से रीड करना है। ठीक है। तो एमसीक्यूज़ टाइप में होगा और उम्मीद है कि आप इसको इजीली हल कर सकेंगे। और अगर आपको किसी भी कभी की पेपर के हवाले से कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, ठीक है, या कोई आपको समझ ना आ रही हो कि किस तरह हमने उसको करना है, ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपकी बुक में से बने हैं, ठीक है, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी में से वो एमसीक्यूज़ बनेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और आपने उस एमसीक्यूज़ वगैरह का जो पेपर है उसको हल करना है। उसके बाद थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल भी किया हुआ था HTML CSS का, उसका भी थोड़ा सा एक आधा थोड़ा सा पोर्शन उसका भी शामिल किया, तो उसके भी आपने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो आपने देख लेनी है। तो एमसीक्यू के हवाले से फिर आपको लिहाजा इसकी तैयारी ज़रा थोड़ी सी अच्छे तरीके से करना पड़ेगी। और अगर आपको फिर कोई भी मसला हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम वगैरह हो किसी भी सूरत में, ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से कि जी किस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे, एमसीक्यूज़ आप पहले भी करते आ रहे हो, ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं आपके लिए वो ये जो पैटर्न होगा वो मुश्किल नहीं होगा। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप इसको हल कर सकते हो। तो आपने जो भी उसके मेन पॉइंट्स होने हैं, जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि एमसीक्यूज़ हो सकता है, आपने उसको एज ए एमसीक्यूज़ ही अब पढ़ना है, क्योंकि पहले लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह होते थे, अब उसमें वो नहीं है। तो लिहाजा अब आपको इसके लिए एमसीक्यूज़ के लिए आपको एक ब्रीफ रीडिंग देनी पड़ेगी आपका जितना भी ये कोर्स वगैरह मुकम्मल हुआ है। तो उम्मीद है अगर फिर भी आपको कोई मसला वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। ओके, खुदा हाफिज़।